हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 जीवों में श्वसन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब तक हमने क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको एनसीईआरटी के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके अपना अपने पीडीएफ ले सकते हैं और उनसे रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हमारा जो चैप्टर है वो है जीवों में श्वसन, और हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो है हम श्वसन क्यों करते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। जीव किससे बने होते हैं? सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। और ये इकाइयाँ जो होती हैं इनको क्या कहते हैं? इनको हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। और कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है। कैसी इकाई है? सबसे छोटी है, संरचनात्मक है और क्रियात्मक है। हमें ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये जीवों की किस तरह से हेल्प करती हैं? जीवों के पोषण में हेल्प करती हैं, परिवहन में हेल्प करती हैं। परिवहन मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके लिए, उत्सर्जन हमारा जो उत्सर्जन सिस्टम होता है उसके लिए, और जनन, ये सब जो कार्य हैं जीवों के, इसमें कोशिका हेल्प करती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका इन सभी कार्यों को करती तो है, लेकिन उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे वो कार्य करती है। तो अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यहाँ तक कि जो हम खाना खाते हैं और सोते हैं और पढ़ते हैं उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हम पढ़ते हैं, सोते भी हैं और खाना खाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। तो जब हम भोजन, जो हमारी ऊर्जा होती है भोजन से जो हमें मिलती है, और फिर वो क्या होता है कि जब हम श्वसन करते हैं तो उस समय ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से क्या होता है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें भोजन से ऊर्जा चाहिए तो हमें किस प्रक्रिया की आवश्यकता होगी? श्वसन की आवश्यकता होगी। श्वसन की प्रक्रिया में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं, और फिर क्या होता है? वायु में ऑक्सीजन होता है, और फिर हम सांस को छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो पहले हम वायु को अंदर ले जाते हैं, तब हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। तो जो भी जब हम सांस ले रहे होते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में जब हमारे अंदर वायु जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होती है। तो फिर क्या होता है? हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। और फिर क्या होता है कि कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। तो जैसे जो ऑक्सीजन है वो जब हमारे अंदर जाती है तो वो क्या काम करती है? जो ऑक्सीजन भोजन है, भोजन को तोड़ने में मदद करती है, मतलब विखंडन में मदद करती है। और कोशिका में भोजन के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है उससे ही ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में
कोशिकीय श्वसन होता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? भोजन जो होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। और जब ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है तो ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये जो हमारा भोजन होता है जो कोशिका के अंदर टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होगी उसमें ही भोजन विखंडित होगा, बल्कि अनुपस्थित में भी भोजन विखंडित होता है। और इस प्रक्रिया का नाम है अवायवीय श्वसन। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन और अवायवीय श्वसन अनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो जो जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज होके भोजन टूटता है और तो वहाँ पर होता है वायवीय श्वसन। और जहाँ पर भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन टूटता है तो वहाँ पर होता है अवायवीय श्वसन। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो इसी से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ये पूरी रिएक्शन फॉर्म में दिया गया है। संभवतः आपको यह भी मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। जो ईस्ट होता है वो ये कैसे जीवित रह सकता है? क्योंकि इनमें होता है अवायवीय श्वसन। ये अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन्हें ही अवायवीय जीव भी कहते हैं। तो ईस्ट अवायवीय है, अवायवीय श्वसन करता है, जिस कारण इसको अवायवीय जीव कहते हैं। और ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा निर्मुक्त हो गए। तो यहाँ पे ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। अब ईस्ट की बात आई है तो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित होती है। तो इसके समय क्या चीज़ निर्मित होती है? एक नया प्रोडक्ट एल्कोहल निर्मित होती है और इसका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट का यूज़ कहाँ होता है ये भी आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं। हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। तो जो हमारी पेशियां हैं वहाँ की जो कोशिकाएं हैं उसमें भी अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रिया उस समय तक होती है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन अस्थायी रूप से कम होती है तो हमारी पेशियों में भी अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन यह थोड़े समय के लिए होता है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने या कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने और भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर को क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है क्योंकि हम बहुत हैवी वर्क कर रहे होते हैं। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरी कर लेती हैं। जिस टाइम हम बहुत ज़्यादा हैवी व्यायाम कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, या फिर हम बहुत वजन उठाने का काम कर रहे होते हैं, तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम ये पेशियाँ क्या करती हैं? अवायवीय श्वसन करती हैं। तो उस टाइम जो पेशी होती है उसमें ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। फिर उसके बाद में अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। जब पेशियों में अवायवीय रूप से श्वसन होता है तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं।
तो जब अवायवीय श्वसन होता है तो वहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं हो पाता है। कैसा विखंडन होता है? आंशिक विखंडन होता है। तो आंशिक विखंडन से ही लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में एथेन उत्पन्न कर देता है। तो अब गर्म पानी से स्नान करने और शरीर को मालिश करवाने पर हमें एथेन से आराम मिलती है। तो क्या होता है कि जब अवायवीय श्वसन होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडित नहीं हो पाता है और वो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और जिससे कि पेशियों में ऐंठन हो जाती है। तो इस ऐंठन में आराम कैसे मिलती है? गर्म पानी से और शरीर पर मालिश करवाने से। तो गर्म जल से स्नान और शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें आराम मिल जाती है गर्म पानी और कुछ जो गर्म पानी और मालिश से। तो आगे देखते हैं हमारा जो टॉपिक 2 है श्वसन। श्वसन क्या होता है और ये कैसे होता है? तो ये जो पहला क्रियाकलाप है इसमें श्वसन कैसे होता है ये देखने के लिए अपने नाक और मुख को बंद करना होता है और कुछ देर रोकना होता है अपनी सांस को। इसमें तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना और ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेकर के जाते हैं, ग्रहण करते हैं, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। जब हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेते हैं तो क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है, जिसे हम कहते हैं इनहेलिंग। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं तो इसे बोलते हैं हम उच्च श्वसन, और जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलिंग। तो यह एक सतत प्रक्रिया है कि बार बार हम अंदर सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन की जो क्रिया है वो सतत है, जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत तक होती भी रहती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन रेट कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। 1 मिनट में जितनी बार सांस ली गई है उसको श्वसन दर कहते हैं। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों एक साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। तो इससे क्या होता है कि जैसे एक बार हम सांस लेते हैं तो अंतः श्वसन करते हैं और दूसरी बार हम सांस लेते हैं तो उच्च श्वसन करते हैं। फिर क्या होता है इसके आगे? जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति होता है वो क्या करता है? तेजी से सांस लेने लगता है तो उसे और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे भोजन के विखंडन की दर बढ़ जाती है। तो जब भोजन की विखंडन की दर बढ़ जाती है जिससे अधिक ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है और इसके बाद क्या होता है? हमें बहुत तेज भूख लगती है क्योंकि भोजन तो हमारा विखंडित हो गया। तो अभी यहाँ पर कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। कोई व्यक्ति है जब वो विश्राम की अवस्था में होता है तो कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार। और अधिक व्यायाम करने पर श्वसन की जो रेट हो जाती है वो 25 बार प्रति मिनट हो जाती है। मतलब 18 से बढ़ के 25 बार प्रति मिनट हो जाती है। और जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हमारी गहरी सांसें भी चलती हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे आज के जो टॉपिक थे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे
आई होप आपको इस चैप्टर के जो 2 टॉपिक थे वो समझ में आए होंगे। आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।